हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की भारत का प्रागैतिहासिक एवं आद्य इतिहास प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी कि आपका DSE का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ट्यू, सोल, रेगुलर, एमसी वेब एंड अदर किसी यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 11 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 11 उत्तर हड़प्पा सभ्यता के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान सभ्यता जो कभी अपने समय की सबसे बड़ी और उन्नत थी, धीरे धीरे वो क्यों ढह गई? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे हड़प्पा सभ्यता की, और आज हम जानेंगे इसका अंतिम दौर और उत्तर हड़प्पा सभ्यता की कहानी। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे उत्तर हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बाद का चरण, समय लगभग 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। तो समय था हमारा 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच का, और यह हमारा वो समय था जब यह परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो चरण था। और जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का जो समय था वो हमारा 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का समय था। आप इस तरीके से समझिएगा, हमारे यहाँ पर दो फेज थे। फर्स्ट फेज था हमारा 2600 से 1900 का, और सेकंड फेज था हमारा 1900 से 1200 का। तो ये तो हमारा जो ये वाला फेज था, ये फेज था हमारा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का, जिसके बारे में हमने अभी पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है। और ये जो फेज है हमारा 1900 से 1200 ईसा पूर्व का, ये हमारा अभी के उत्तर हड़प्पा सभ्यता का फेज है, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ की विशेषता क्या थी? विशेषता थी नगर संस्कृति का पतन, गांव आधारित जीवन की ओर वापसी। यानी कि नगर संस्कृति का यहाँ पर पतन हो रहा था, और जो गांव आधारित जीवन है उसकी ओर वापसी व्यक्तियों की हो रही थी। फिर भी कई स्थानों पर हड़प्पाई परंपराओं की निरंतरता और नए परिवर्तनों का मिश्रण हमें देखने को मिल जाता है। तो कई स्थानों पर हमारी पुरानी परंपराएं जारी रही, लेकिन इससे हमारे कई कुछ नए परिवर्तन भी जुड़ गए थे। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिएगा एक शहर जो कभी चौड़ी सड़कों, नालियों और बड़े बड़े अनाज घरों से भरा हुआ था, अब जो वो शहर है वही खंडर में बदल गया है। तो लोग नगरों से निकल के छोटे छोटे गाँव में बस रहे हैं। यही था हमारा हड़प्पा काल का एक दृश्य। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था बारह संस्कृति का। अब हम बात कर लेते हैं बारह संस्कृति के बारे में। तो सबसे पहले हम बारह संस्कृति के क्षेत्र देख लेते हैं। बारह संस्कृति का जो हमारा क्षेत्र था वो हमारा पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र था। यहाँ पर हमें बर्तनों की जो शैली देखने को वो मिलती है वो विशेष रूप से यहाँ के जानी जाती है। यानी कि यहाँ पर एक बर्तनों की अलग शैली हमें देखने को मिलती है। लाल मिट्टी के बर्तन जिन पर काली पेंटिंग और नए डिजाइन देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर तांबे और पत्थर के औजार भी हमें देखने को मिले हैं। और यहाँ पर हमें खेती, कृषि और पशुपालन जीवन का जो आधार था वो यहाँ पर खेती और पशुपालन को माना गया है। तो यही थी हमारी बारह संस्कृति। बारह संस्कृति के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्थल हमारा आलमगीरपुर यानी कि मेरठपुर, जो कि हस्तिनापुर क्षेत्र है, जो कि आपका बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, जो कि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गए भी होंगे। जो जो स्टूडेंट गए आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के मंदिर कैसे है, वे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ की जो विशेषता है, विशेषता में अब सबसे पहले देखें हैं पेंटेड ग्रे वेयर यानी कि
पीजीडब्ल्यू संस्कृति की पूर्व पीठिका में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि जो हमारे दूसरे पात्र थे उसकी पूर्व पीठिका में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ हड़प्पाई परंपरा के साथ साथ नए नए प्रकार के बर्तन भी हमें देखने को मिले हैं और यहाँ से परिवर्ती वैदिक संस्कृति की झलक भी हमें देखने को मिलती है। यानी कि जो हमारी प्रारंभिक वैदिक संस्कृति है उसकी झलक भी हमें यहाँ पर हस्तिनापुर क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। तो स्टूडेंट आप सोचिए, आलमगीरपुर में खुदाई हो रही है और अचानक मिट्टी से ऐसे बर्तन निकलते हैं जिन पर धूसर रंग की पेंटिंग है। तो यही संकेत दे रहे हैं कि अब हम इतिहास हमें वैदिक काल की ओर ले जा रहे हैं। तो ये था हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है भगवानपुरा और मांडा का। अब हम बात कर लेते हैं भगवानपुरा और मांडा के बारे में। तो जो हमारा भगवानपुरा है यह हमारा हरियाणा में स्थित एक क्षेत्र है और यहाँ पर बारह और हड़प्पा दोनों संस्कृतियों का अवशेष मिले हैं। यानी कि जो भगवानपुरा है वो हमारा कुछ इस प्रकार का क्षेत्र था कि यहाँ पर हमें बारह संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं और यहाँ पर हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पर हमें मिट्टी के घर मिले हैं, लाल बर्तन मिले हैं और कृषि के प्रमाण भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हमारा भगवानपुरा हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा मांडा जो कि हमारा जम्मू कश्मीर है। ये हमारे हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरीतम यानी कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ से जो हड़प्पाई बर्तन है, मनकी है और औजार है वे सभी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा उत्तर हड़प्पा काल का शुरुआती रूप, बारह संस्कृति, अलगामपुर और भगवानपुर जैसे जो स्थल थे जिसमें हमने दिखाया कि जो हड़प्पा से वैदिक युग की ओर यात्रा है वो कैसे हुई। अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे सिमेट्री एच और बारह संस्कृति पंजाब के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं आखिर सिमेट्री एच संस्कृति क्या थी जो कि हमारी हड़प्पा या पंजाब के बीच में हमने देखने को मिली। तो इसका जो नाम पड़ा वो कब्रिस्तानों से नाम पड़ा। यहाँ पर शवादान में यूआरएम बरेन मिट्टी के पात्रों में अवशेष मिले। तो यहाँ पर शवादान में यूरन बुरेल्स यानी कि मिट्टी के पात्रों में अस्थियां देखने को हमें मिल जाती है और बर्तनों पर लाल पृष्ठभूमि और काली चित्रकारी देखने को मिल जाती है। और यह संस्कृति वैदिक संस्कारों से जुड़ी मानी जाती है। तो इसे वैदिक संस्कारों से भी जोड़ दिया जाता है इस संस्कृति को। तो यही थी हमारी सिमेट्री एच संस्कृति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आती है वो हमारी बारह संस्कृति। तो बारह संस्कृति हमारी पंजाब हरियाणा में देखने को मिली और ये हमारे हड़प्पा के साथ ही विकसित हुई थी। यहाँ पर हमें विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन और कृषि जीवन देखने के अवशेष मिले हैं। तो ये थी हमारी बारह संस्कृति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रंगपुर चरण का। रंगपुर चरण जो कि हमारा गुजरात में स्थित है। इसका स्थली रंगपुर सौराष्ट्र के लगभग गुजरात में हमारा स्थित है। और इसकी क्या क्या विशेषता है, यहाँ पर खेती और पशुपालन देखा गया। साथ ही यहाँ पर लाल भूरे बर्तन जिन पर काले रंग की सजावट है ऐसे बर्तन मिले और यहाँ पर गांव आधारित जीवन था और यह गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का उत्तर चरण भी हम इसको मानते हैं। तो यही था हमारा रंगपुर चरण गुजरात। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता का पतन। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है आखिरकार उसका पतन कैसे हुआ, वो नीचे की ओर कैसे ढलती चली गई। तो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण बताए जाते हैं। तो पतन के हमारे कई कारण माने गए हड़प्पा सभ्यता के, जिसमें हमारा सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण कारण जो माना जाता है वो जलवायु परिवर्तन का माना जाता है। सूखा, नदियों का मार्ग बदलना, विशेषकर सरस्वती और घाघर। तो ये जो नदियां थी सरस्वती और घाघर, इन्होंने अपना मार्ग बदल लिया था जिससे जो हुआ जलवायु परिवर्तन हो गई, सूखा पड़ गया जिस कारण से जो हड़प्पा सभ्यता का पतन है वो होना शुरू हो गया था। बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं भी हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरता का क्षय भी इस समय पे होने लगा था। कुछ आर्थिक कारण भी थे जैसे कि जो व्यापारिक संपर्क था वो टूट गया था और जो नए समुदाय का आगमन था जो कि आर्यों से जोड़कर भी देखा जाता है वो भी हमें हड़प्पा सभ्यता के पतन में देखने को मिल जाता है। इन सब का परिणाम क्या हुआ? परिणाम इन सब का यही हुआ कि जो नगर का पतन था वो हो गया था और साथ ही गांव आधारित संस्कृति की ओर भी वापसी होने लगी थी। तो यही थे हमारे हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन। तो अगर आपसे कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई इतने सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाए तो मोस्टली आपको जो सबसे मोस्टली याद रखना है हड़प्पा सभ्यता के पतन का, वो आपको प्राकृतिक आपदा के कारण मानना है। क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा है वही सबसे महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता के पतन की। तो आपको प्राकृतिक आपदा को याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के आपदा के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। तो यही था हमारा हड़प्पा सभ्यता का पतन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है।
तो अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष में हम देखेंगे उत्तर हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा की परंपरा का अंतिम चरण है। यानी कि हड़प्पा की परंपरा का जो अंतिम चरण था वो हमारा उत्तर हड़प्पा सभ्यता थी। इसमें परिपक्व हड़प्पाई लक्षणों के साथ साथ नई क्षेत्रीय संस्कृतियों का भी विकास देखने को मिला और कुछ प्रमुख क्षेत्रीय संस्कृति भी देखने को मिली, जैसे कि बारह संस्कृति होगी जो कि हरियाणा पंजाब में देखने को मिली, सिमिट्री एच हो गई जो कि पंजाब में देखने को मिली, रंगपुर चरण हो गए जो कि गुजरात में देखने को मिली, आलमगीरपुर भगवानपुरा हो गया जो कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा में देखने को मिली। और यह काल भारतीय इतिहास में नगरीय सभ्यता से ग्राम्य संस्कृति और वैदिक संस्कृति की ओर संक्रमण का एक प्रतीक है। तो यानी कि जो उत्तर हड़प्पा काल है वो हमें यही सिखाता है कि कोई भी सभ्यता चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो, अगर प्रकृति और समाज के साथ संतुलन टूट जाएगा तो उसका जो पतन है वो निश्चित है। लेकिन ये जो पतन है ये आगे चलकर वैदिक युग और भारतीय संस्कृति के एक नए अध्याय का नींव भी बनी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर 4 में हमारे टोटल 3 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11, जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। तो यही थी हमारी यूनिट 4 जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 5 के चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 के वीडियो लेक्चर में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।